कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। संजय भूपेंद्र सिंह से मिलता है और उसे बताता है कि करण अपनी पत्नी अमिता की मौत के कारण हवेली छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसे ठाकुर परिवार पर शक था। अचानक पुलिस ने उसे लाल बाजार के दलाल सुंदरलाल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब वो रिहा कर दिया गया है, क्योंकि मालतीबाई नाम की एक औरत ने ये इल्जाम अपने सर ले लिया है और आला कत्ल भी सरकारी खजाने में जमा करवा दिया है। भूपेंद्र सिंह संजय से ये मालूम करने के लिए कहता है कि करण का मालतीबाई से क्या रिश्ता है। प्रगति और राजेंद्र कुमार मालतीबाई से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि जिस वक्त सुंदरलाल का कत्ल किया गया था उस वक्त उसके साथ कौन था जिसने उसे 1 लाख रुपया दिया था। मालतीबाई इस सवाल का जवाब देने से इनकार करती है, क्योंकि ऐसा करने से करण की बदनामी हो सकती है। अब आगे। अंकल, अगर मालतीबाई हमसे ये बातें छुपाएंगी तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे? प्रगति बेटे, मेरी समझ में तो खुद ये बात नहीं आ रही है कि मालतीबाई ये सब हमसे क्यों छुपा रही है। आखिर उसके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है? ये बात जानना हमारे लिए निहायत जरूरी है। और अगर मालतीबाई हमें ये बता दे कि उस वक्त सुंदरलाल के साथ वहां और कौन मौजूद था, तो हम केस का रुख बदल सकते हैं। अंकल, आपने तो देखा होगा, जब हम करण से भी सवाल पूछ रहे थे तो वो भी हमसे कुछ छुपा रहा था। वो ये भी बताने के लिए तैयार नहीं था कि मालतीबाई और उसका क्या रिश्ता है। ये अलग बात है कि इस रिश्ते के बारे में हम पहले से जानते हैं। प्रगति बेटे, क्या तुम जानती हो कि करण का पिता कौन है? नहीं, और ना ही ये बात जानने की कभी मुझे जरूरत पड़ी। अगर इस नुक्ते की गहराई में जाएं, तो यही बात समझ में आती है जिसे मालतीबाई हमसे छुपा रही है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि करण का पिता है? You are right, बेटे, you are right। देखो बेटे, इन नाचने गाने वालों की जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं होती। हो सकता है कि करण किसी की नाजायज। प्रगति जी। संजय, तुम? हाँ प्रगति। अंकल, ये संजय है, डिटेक्टिव राजन का बेटा। अच्छा, क्या उसी डिटेक्टिव का जिसका? जी। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। क्या खबर है संजय? प्रगति जी, सुंदरलाल मर्डर केस के बारे में मुझे आपको बहुत ही अहम खबर देनी है। क्या? ये तो आपको पता ही होगा कि सुंदरलाल का मर्डर मालतीबाई ने किया। हाँ। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जिस वक्त ये मर्डर हुआ उस वक्त वहां कौन मौजूद था? कौन? विनोद ठाकुर। विनोद ठाकुर? जी प्रगति जी, विनोद ठाकुर ही वो आदमी है जिसने सुंदरलाल को वो 1 लाख रुपए दिए थे। लेकिन विनोद ने उसे वो पैसे क्यों दिए? अब ये बात तो विनोद ठाकुर ही बता सकते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है
आखिर मालती बाई ने उस शख्स का नाम हमसे क्यों छुपाया जो तुम्हारा दुश्मन है, करण का दुश्मन है? अब मैं समझने लगी। ठाकुर मालती बाई के पास गया होगा और उसने उसे खामोश करने की धमकी भी दी होगी, क्योंकि उसका बेटा विनोद इस केस में फंस सकता है। लेकिन अब अगर विनोद पकड़ा भी गया तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मालती बाई पहले ही अपने जुर्म का इकबाल कर चुकी है, और वो भी सबूत के साथ। हाँ, उसके पकड़े जाने से ये वजह जरूर सामने आ सकती है कि मालती बाई ने सुंदरलाल का खून क्यों किया, और हो सकता है कि इससे उसकी कुछ सजा भी कम हो जाए। संजय, तुम हवेली पर नजर रखो और मुझे खबर देते रहना। ठीक है प्रगति, मैं जरूर रखूंगा। वकील साहब, मैं चलता हूं। प्रगति, ये संजय क्या करता है? ये अपने डैडी की तरह डिटेक्टिव है। विनोद ठाकुर के लिए काम करता है, लेकिन मुझे खबर देता है। ये लड़का हमारे काम का है। हाँ। आओ। नमस्कार ठाकुर साहब, आपने याद किया? हाँ प्रवीण भाई। घूम कीजिए ठाकुर साहब। प्रवीण भाई, हमने सुना है कि प्रगति आजकल फैक्ट्री के साइट पर नहीं आती है और अपने काम की देखभाल भी नहीं ठीक से कर रही है, और यह भी सुनने में आया है कि वो दिन रात पुलिस स्टेशन और वकीलों के चक्कर काटती रहती है। बिल्कुल ठीक सुना है ठाकुर साहब। वो का एक तो मर्डर केस रहा ना, वही खातिर वो दिन रात बिजी रहती है। बस यही मौका है हमारे लिए प्रवीण भाई। हम चाहते थे कि वो उसका ध्यान बढ़ जाए, और उसका ध्यान बढ़ गया। अब ये तुम्हारा काम है प्रवीण भाई कि फैक्ट्री की प्रोग्रेस इस तरह से करो कि उन्हें लगे कि काम बराबर चल रहा है, और जब मुद्दत पूरे होने के करीब आ जाए तो उनके पैरों तले जमीन खसक जाए, ये देखकर कि काम पूरा ही नहीं हुआ और मुद्दत गुजर गई। ठाकुर साहब, हमारा एक बहुत बढ़िया प्लान है और वही के हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं। वैसे तो उन लोग दिन रात पीछे पड़े रहते हैं कि काम ज्यादा से ज्यादा हो, पर हम भी कह करके टालते रहता हूं उसको। प्रवीण भाई, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा मकसद क्या है। ये लड़की जिसका नाम प्रगति है, ये बहुत ही चालाक और होशियार लड़की है। अगर इसे पता चल गया कि हमारे काम में ढील डाली जा रही है तो ये तुम्हें काम से इस तरह निकाल कर फेंक देगी जिस तरह कोई दूध से मक्खी निकाल कर फेंक देता है। ठाकुर साहब, हमारा नाम परवीन यादव है। उर्दू में एक शेर है, कहते हैं कि जबान सिरी तो मुलुक गिरी। इसका मतलब ये है कि मीठी मीठी जुबान से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। अब वही हम कर रहे हैं, मिठ मिठ बोल के काम को टालता जा रहा हूं। प्रवीण भाई, उसका काम पूरा ना हो, ये हमारी आन का सवाल है। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन आन नहीं दे सकते। तो बस ठाकुर साहब, आप अपने वफादार के लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल कर लीजिए। आप हुक्म कीजिए, हम सिर कटवा देंगे। प्रवीण भाई, हम अपने कद्रदानों की बड़ी कद्र करते हैं। ठाकुर साहब, वैसे तो हम बहुत ही नरम दिल के आदमी हैं, पर प्रगति के लिए हम पत्थर हूं, पत्थर। टकरा के मुंह के बल गिरेगी वो। चलता हूं ठाकुर साहब, चलता हूं। प्रगति,
देखा छोटू, ये बालू का जो ढेर पड़ा है ना, है, और ईंट का टुकड़ा उकड़ा पड़ा है, ये सब साफ हो जाना चाहिए, है, बिल्कुल साफ हो जाना। अच्छा अभी जाओ खाना खा के छुट्टी है। ए भाई लोग जाओ खाना खाओ, चलो जाओ छुट्टी। क्या हालचाल आनंद बाबू? ठीक है परवीन भाई। परवीन भाई, जैसा कि तुमने कहा था कि ये काम 9 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा, तो क्या तुम अब भी ये कह सकते हो कि ये काम वक्त से पहले पहले हो जाएगा? आनंद बाबू, काहे पूरा नहीं होगा, है? आप देख ही रहे हैं ना हमारे काम की स्पीड का है, देख रहे हैं ना। परवीन भाई, बुरा नहीं मानना, काम की स्पीड को देखते ही तो मैं डरने लगता हूँ। अरे आनंद बाबू, ये डर अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। मजदूरन से कैसे काम लेने का है, कहाँ पिलर खड़ा करने का है, कहाँ प्लान, सब सोच लिया हमने। परवीन भाई, अपन तो इस काम में बड़े अनाड़ी है भाई। अब तुम्हारा तो ये दिन रात का काम है ना। अरे दिन रात नहीं आनंद बाबू, ये तो हमारी जिंदगी है और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो तो सब ठीक है परवीन भाई। आनंद बाबू, आप खोटी कर रहे हैं हमारे काम में। अब हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। नमस्ते आनंद जी। नमस्ते त्रिपाठी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। प्रगति जी कहाँ हैं? प्रगति जी तो आज आई नहीं है और शायद आएगी भी नहीं। क्यों? तबीयत तो ठीक है उनकी? नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन अपने कुछ जाती काम में बिजी है। कामकाज कैसे चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा त्रिपाठी जी। कामकाज का सारा हिसाब किताब तो परवीन भाई देखते हैं ना। बेहतर होगा आप उनसे ही पूछ लीजिए। नमस्ते प्रवीण भाई। त्रिपाठी जी नमस्ते। काम की रिपोर्ट लेने के लिए आया था। रिपोर्ट? हाँ दे देंगे, दे देंगे। किसे दे देंगे? अरे मालिक को दे देंगे, और किसे? प्रवीण भाई, मालिकों को तो फुर्सत नहीं है काम की रिपोर्ट लेने के लिए। इस काम के लिए उन्होंने मुझे रखा है और ये हिदायत भी दी है कि उनकी मदद करो। मदद? कैसी मदद त्रिपाठी जी? देखिए, हमने उन्हें फाइनेंस किया है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है और एक मुद्दत दी है। अब काम तो मुद्दत के अंदर पूरा हो जाना चाहिए ना। अगर इसमें कोई तकलीफ होती है उन्हें, तो हमारा फर्ज है उनकी मदद करें और काम वक्त पे पूरा करवाएं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं त्रिपाठी जी? हम काम ही तो कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। माना कि मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, लेकिन काम को देख के अंदाजा तो लगा सकता हूँ मैं। इस काम को देखकर नहीं लगता प्रवीण भाई 11 महीने तो क्या 18 महीने में भी काम कंप्लीट। देखिए देखिए त्रिपाठी जी, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है तो ये काम हम यहीं छोड़ देते। नहीं 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 नहीं, आप हमारी एबिलिटी पे, हमारी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं। परवीन भाई, मैं तो आपको एक मशवरा दे रहा था खाली। क्या मशवरा दे रहे थे? अरे माना कि आप अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो हम भी अपने काम में गए गुजरे नहीं है और ये काम हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। अरे जिंदगी भर से ये काम कर रहे हैं, हमको मालूम है कभी काम पूरा करके देने का, समझे? परवीन भाई, आपको बुरा लगा, मुझे तो बस गलत लगा, सो मैंने कह दिया। त्रिपाठी जी, आप गलत बात नहीं किए, पर आप जैसे आदमी को बगैर सोचे समझे किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। ये हमारी जवाबदारी है, आपकी नहीं है? और पैसा हमको मिलेगा ना, आपको थोड़ी मिलेगा, है? अब हम इतना बेवकूफ नहीं हूं कि अपना काम खोटी करके अपना पैसा गवाऊं। परवीन भाई, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। इस काम की जिम्मेदारी आपकी है और इस काम को मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैंने तो बस यूं ही अंदाजा लगा के कह दिया। आपको बुरा लगा, माफी चाहता हूं। अब आपने मुझे तसल्ली दे दी है तो मुझे विश्वास हो गया। माफ कीजिए, मैंने आपका काम में हर्जा किया। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते।
प्रगति, प्रगति, अरे अब किस सोच में डूबी हुई है तू? भाभी वो कहते हैं ना कि मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती। बेचारे करण के साथ ऐसा ही हुआ है। अमिता की मौत के आंसू उसकी आंखों से सूखे तक नहीं कि बेचारा खून के इल्जाम में फंस गया। और खून के इल्जाम से बरी भी कैसे हुआ जब उसी की मां खूनी बनकर सामने आ गई। अब मुश्किल ये है कि दोनों माँ बेटे ये नहीं चाहते कि उनका रिश्ता दुनिया के सामने जाहिर हो। माँ ने तो बेटे को बचा लिया, अब बेटा नहीं चाहता कि माँ को कोई मुसीबत पहुंचे। बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारे वकील साहब क्या कहते हैं प्रगति? इस मामले में तो वो ही बेहतर जानते होंगे। अब तो सारी उम्मीदें वकील साहब पर ही लगी हुई हैं। ऐसा क्यों कह रही हो प्रगति? वकील साहब तो इस शहर के बहुत ही मशहूर वकील हैं। अब तक हजारों केस लड़े होंगे उन्होंने। और प्रगति, तुम ही तो कहा करती थी कि आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जो उन्होंने ना जीता हो। हाँ भाभी, लेकिन ये केस वाकई टेढ़ा है। वकील साहब विश्वास के साथ ये भी नहीं कह सकते कि इस केस का फैसला हमारे फेवर में होगा। प्रगति, इस केस का फैसला तो जो कुछ भी होना है वो तो होकर ही रहेगा। इस मामले में वकील साहब से बेहतर तो और को बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी प्रगति, मैं देख रही हूँ कि जब से करण गिरफ्तार हुआ है तुम या तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती हो या फिर वकील साहब के घर के। क्यों प्रगति, तुमने अपने काम की तरफ ध्यान देना क्यों छोड़ दिया है? हाँ भाभी, तुम सच कह रही हो। प्रगति, मैं जानती हूँ कि ये काम बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा अपना काम वो भी तो जरूरी है ना। मेरा अपना काम तो सबसे जरूरी है। तो फिर है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।